नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता सिंह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट सोनभद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से परेशान है। हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं है। यह एक संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। तो इस बीमारी से बचने के लिए भारत सरकार ने पूरे भारत को लॉकडाउन किया है और कहा है हमें कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तब जबकि पूरा भारत बंद है, हमारा विद्यालय बंद है, तो निश्चित ही हमारे विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इससे बचने के लिए हमारे प्रधानाचार्य श्री रविंद्र सिंह चौहान जी के निर्देशन में हम सभी अध्यापक अध्यापिकाएं मिलकर के एक ऑनलाइन क्लासेस डिजिटल टीचिंग की ओर बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में मैं डॉक्टर स्मिता सिंह आपको सोशल साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले कक्षा 9 क्लास 9th के लिए हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, जिनकी किताब का नाम है भारत और समकालीन विश्व। भारत और समकालीन विश्व का पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांसीसी क्रांति उसका एक मुख्य बिंदु, पहला पॉइंट जो है 14 जुलाई सन 1789 का दिन हो जब बास्तील का पतन हुआ था। तो यह एक ऐसी क्रांति है जिसमें वहां की जनता अपने ही सम्राट से नाराज थी। उस सम्राट से छूट पाने के लिए, उस सम्राट से अपने को बचाने के लिए वहां की जनता ने क्रांति किया। तो 14 जुलाई सन 1789 का दिन, प्रातः काल का समय, पूरे फ्रांस में यह अफवाह फैल गई कि सम्राट ने जो है सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। जैसा कि जब यह अफवाह फैली, साथ ही लोगों को यह पता चला कि सेना को आदेश देने के साथ सम्राट विदेशी सेना के साथ देश में रहने वाले देशभक्त और क्रांतिकारियों के कत्ल की योजना बना रही है। इस बात से लोग बिल्कुल भयाक्रांत हो गए और तब लोगों ने क्या किया, इकट्ठा होकर के टाउन हॉल के मैदान में, पेरिस नगर के टाउन हॉल के मैदान में लोग इकट्ठा होकर के एक जन सेना का गठन करने का निश्चय किया। अब इस जन सेना का गठन करना था, तो निश्चित है अगर सेना बनानी है तो हमको क्या चाहिए, हथियार। तो हथियार की जरूरत पड़ी। ऐसे में लोगों ने प्रशासनिक भवन पे धावा बोल दिया और उस पे लूटपाट करनी शुरू की। इसी समय लगभग 7,000 आदमी औरत सारे मिलके जब ये टाउन हॉल के मैदान में एक जन सेना बनाने का निश्चय किया, तो इसी के साथ सैकड़ों लोगों ने एक पेरिस नगर के पूर्वी भाग में एक किला था जिसका नाम था बास्तील का किला, जिसको हमने अभी पढ़ा बास्तील का पतन। यह किला उस राजा, उस फ्रांस के सम्राट के निरंकुशता का प्रतीक था। सम्राट की निरंकुशता स्वेच्छाचारिता का प्रतीक था, लोगों की घृणा का केंद्र था, क्योंकि सम्राट उस किले में लोगों को कैद करके रखता था। तो लोग जो है, उस सहस्त्र लोग, सैकड़ों लोग मिलकर के उस किले पे जाके अटैक कर दिए और उस किले को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उसका कमांडर डेलोने मारा गया और लोगों ने तोड़ फोड़ के साथ उसमें बंदी कैदियों को छुड़ा लिया। हालांकि उसमें बंदी कैदियों की संख्या ज्यादा नहीं थी, केवल 7 थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इस किले पे फतह के साथ अपने उस प्रतिशोध का पहला पड़ाव पार किया। जो लोगों के मन में, जनसाधारण के मन में अपने सम्राट को लेकर के जो विद्रोह की भावना थी, उसका पहला पड़ाव इन्होंने पार कर लिया। और इस किले के अवशेषों को, जो टुकड़े थे उसको बाजारों में बेच दिया गया और इन किले के अवशेषों को उन लोगों ने खरीदा जो इसको अपने घरों में संजो के सहेज के रखना चाहते थे, क्योंकि ये किला राजा की निरंकुशता का प्रतीक था, जो उनको ये याद दिलाता था कि हमने राजा को हरा दिया। तो ये बास्तील का पतन, ये बहुत बड़ा मुख्य बिंदु था उस फ्रांसीसी क्रांति का। इस क्रांति के साथ ही
जगह जगह विद्रोह होने लगे। पेरिस शहर से लेकर के देश के सारे देहाती क्षेत्रों में छोटे मोटे विद्रोह होने लगे और लोगों में अफवाह फैलती गई। और ये तब पूरी क्रांति का ये एक मुख्य बिंदु था। इतिहासकार इसको मानते हैं कि इस मुख्य बिंदु से ही लेकर के इस क्रांति की परिणति सम्राट की मृत्यु के साथ हुआ। तो मेरा हमारा मुख्य बिंदु क्या था? 14 जुलाई 1789 का वो दिन जब बास्तील का पतन हुआ। अब बच्चों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये बास्तील का पतन हुआ, ये जो बास्तील पर अटैक किया, राजा को लेकर के लोगों के मन में इतनी कुंठा क्यों थी, लोगों के मन में इतनी आतंक क्यों था, क्यों लोग परेशान थे? तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं 1774 में। सन 1774 में फ्रांस का शासक बना बुर्बो वंश का लुई 16वां। लुई 16वां यानी लुई 16 जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी और उसकी पत्नी मैरी एंटोइनेट ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थी। तो लुई 16वां और उसकी पत्नी दोनों गद्दी पे जो है बैठे। उस समय फ्रांस की हालत बहुत बुरी थी। दूसरा, उसकी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, तो उसकी माँ मेरिया थेरेसा जो कि ऑस्ट्रिया की क्वीन थी, उसका पूरा प्रभाव लुई 16वें के ऊपर था। वो राजनीतिक हस्तक्षेप करती थी। इधर राजा और रानी बिल्कुल विवेकहीन, उनको पता ही नहीं था कि देश में जनता के साथ क्या हो रहा है, लोग कितने गरीब हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रही हूँ कि एक बार क्या हुआ कि राजा और रानी ऐसे ही घूमने के लिए महल में निकले। महल से बाहर जब वो अपने भ्रमण के लिए निकले तो फ्रांस की भूखी नंगी जनता जो भूख से परेशान थी उसके पीछे रोटी रोटी के लिए बोलते हुए दौड़ पड़ी। तो जब रोटी रोटी के लिए बोलते हुए दौड़ पड़ी तो रानी ने देखा, तो रानी कह रही है कि अरे ये क्यों इतना परेशान है, इन्हें रोटी नहीं मिल रहा तो ब्रेड क्यों नहीं खा लेते। अब सोचने वाली बात है बच्चों कि ब्रेड रोटी से महंगा मिलता है। जिस रानी को ये नहीं पता कि उसकी जनता रोटी तक नहीं खा पा रही है, उसकी जनता के नसीब में रोटी तक नहीं है, और ब्रेड कहाँ से खाएगा, ऐसी रानी, ऐसे विवेकहीन राजा रानी के लिए तो वाकई जो है क्रांति होनी ही थी। अच्छा, इसके बाद क्रांति का एक मुख्य कारण था कि जब राजा गद्दी पे बैठा, सम्राट लुई 16, कौन था? लुई 16 जो कि बुर्बो राजवंश का था। जब वो गद्दी पर बैठा तो राजकोष पूरी तरह से खाली था। ठीक है बच्चों, ये राजकोष पूरी तरह से खाली था। अब राजकोष क्यों खाली था, इसके भी कारण है। इसका पहला कारण है कि सम्राट के पहले के जो सम्राट थे वो सब एक लंबे समय से युद्ध करते चले आ रहे थे। उस युद्ध में इनके पैसे फिजूल पानी की तरह बह रहे थे। ये पहला कारण था, लंबे चले आ रहे युद्ध के कारण, ये जो लंबा चला युद्ध है इस कारण इनके पैसे खर्च होते गए। दूसरा, अमेरिका की आजादी में मदद। ये जो दूसरा पॉइंट हमारा है, अमेरिका की आजादी में मदद। तो हुआ क्या था कि उस समय तत्कालीन ब्रिटेन ने अमेरिका में अपना 13 उपनिवेश बना रखा था और अमेरिका उससे आजादी का प्रयास कर रहा था। तो ब्रिटेन फ्रांस का चिर प्रतिद्वंदी है, अतः ब्रिटेन को मात देने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की मदद की। तो इस अमेरिका की मदद की तो उसमें भी उसका पैसा बुरी तरह से खर्च हुआ। और इसके बाद तीसरा हमारा है राजमहल के शाही खर्चे। अब राजमहल में राज परिवार और महल के लोग अपने शानो शौक और ऐशो आराम पे पूरी तरह से पैसा खर्च करते थे, उनके किसी चीज में कोई कमी नहीं थी। ये 3 कारण के बाद एक और चौथा कारण था कि सरकार को अपने जो पुराने ये राजकोष को बचाने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। तो सरकार ने जिन लोगों से कर्ज लिया था वो मांग करने लगे, जब देखे कि इनका बजट गड़बड़ हो रहा है, राजकोष खाली हो रहा है, तो वो मांग करने लगे कि 10% के दर से हमें ब्याज दिया जाए। अब वो 10% के दर से जब ब्याज की मांग करने लगे तो उनके ब्याज को पूरा करते करते राजकोष और बुरी तरह से, राजा का बजट पूरी तरह से विफल हो गया। अब क्या करें, राजकोष खाली है। दूसरा, राजा की उम्र, जब वो गद्दी पे बैठा, सम्राट जब लुई 16वां गद्दी पे बैठा तो उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी, तो उतनी समझ भी नहीं थी।
साथ में रानी की माँ मैरिया थेरेसा जो ऑस्ट्रिया की क्वीन थी, उसका बहुत बड़ा प्रभाव था, इस पे हस्तक्षेप करती थी राजनीति में। अब राजा जो सम्राट था लुई 16, उसको क्या था कि राजकोष खाली है, राज्य चलाना है, देश चलाना है, तो इसके लिए उसको ये समझ में आया कि हम टैक्स बढ़ा दें, लोगों में टैक्स बढ़ा दें, तो इससे हमारा जो है राजकोष भर जाएगा। ठीक, ऑब्वियसली ये ठीक है, टैक्स बढ़ा दो। अब इसमें भी प्रॉब्लम थी। अब हमारा नेक्स्ट क्या था कि इसको हम ऐसे समझेंगे, प्रॉब्लम कहाँ थी कि फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटे हुए थे। जो फ्रांस का समाज था वो 3 वर्गों में बटा था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा जनसाधारण वर्ग। तो पादरी वर्ग में चर्च से संबंधित उनके धर्माधिकारी आते थे, राजा के बाद पादरी वर्ग आए, फिर कुलीन वर्ग जिसमें राज परिवार के लोग और बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आते थे, तीसरा था जनसाधारण वर्ग जिसमें भी 3 तरह के लोग थे। पहला बड़े व्यवसायी, व्यापारी और वकील, ये आपका है बड़े व्यवसायी, व्यापारी, वकील। ठीक, दूसरा था किसान और काश्तकार। तीसरा था जो भूमिहीन किसान है, मजदूर हैं, नौकर हैं, जो बेहद गरीब हैं, ये इसमें आते थे। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जो फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, इसमें जो पहले जो 2 वर्ग थे, जो पहला पादरी और कुलीन वर्ग था, इनके पास पूरी देश की 60% भूमि थी, और जो तीसरा वर्ग था पूरी जनसंख्या का, देश की जनसंख्या का 90% भाग तीसरे वर्ग के लोग थे। पहले 2 वर्ग को छोड़ के जो तीसरा वर्ग जो जनसाधारण वर्ग था उसमें 90% जनसंख्या थी। साथ में पहले 2 वर्ग जो पहले 2 वर्ग थे उनके पास भूमि का 60% भाग था। लेकिन ये विडंबना थी कि यहाँ पे पहले 2 वर्ग कर नहीं देते थे। कर देने का काम केवल था तीसरा वर्ग जो जनसाधारण वर्ग था, वही कर देता था। पहले दोनों वर्ग कर से मुक्त थे पूरी तरह से। जबकि ये पहले दोनों वर्ग पैसे वाले थे, ये कर दे सकते थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तीसरा वर्ग कुछ ही लोग उसमें पैसे वाले थे, बाकी गरीब जनता थी। जो भूमिहीन किसान, जो भूमिहीन किसान, मजदूर, नौकर, ऐसे लोग थे जो कर नहीं दे सकते थे, उनको कर देना पड़ता था। अच्छा, कर भी किस तरह से था ये कर देखिए। पहला था टाई। टाई नाम का जो कर था वो राजा को सीधा देना पड़ता था, और इस कर में सीधा जो राजा को जाता था, इसमें नमक तथा तंबाकू, ये 2 ऐसी आवश्यक चीजें थी जिस पर टैक्स लगा रखा था राजा ने। ये जनसाधारण वर्ग देता था, पहले 2 वर्ग नहीं देते थे, ये जनसाधारण तीसरा वर्ग इस कर को देता था। उन्हीं से दूसरा एक टाइथ भी कर लिया जाता था जो चर्च को दिया जाता था। ये तीसरा वर्ग टाइथ नाम का कर चर्च को देता था। तो इस तरह से ये कर देना पड़ता था। तो लोगों के मन में अंदर से आक्रोश तो भर रहा था कि जो पहले 2 वर्ग कर दे सकते थे वो नहीं देते थे, जो नहीं दे सकते थे तीसरी गरीब जनता, जनसाधारण वर्ग, उनको कर देना पड़ता था। अच्छा, इसके संग क्या है क्रांति का मुख्य कारण? जनसंख्या। जनसंख्या जहां इतनी तेजी से बढ़ रही थी, जहां 1715 में 2.3 करोड़ जनसंख्या थी, वो 1789 में जाकर के 2.8 करोड़ हो गई बढ़ के। अब जनसंख्या बढ़ी, भूमि इतनी ही, तो खाने की समस्या आएगी। अनाज उत्पादन में वृद्धि हुआ नहीं, जनसंख्या बढ़ती गई, तो धीरे 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 लोग और गरीब होते गए। अच्छा, कर की वजह से भी ये फर्क आया कि अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। ऐसे में जब लोगों के मन में विरोध, आक्रोश, राजा के प्रति भय और गुस्सा जब भरा हुआ था, ऐसे में कुछ दार्शनिक सामने आए जिन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया। ये दार्शनिक लोगों को संवैधानिक रूप से समझाने का प्रयास किया, गणतंत्र की बात समझाई कि कैसे हमको राजा से लड़ाई करना है और राजा से हमको निजात पाना है। इसमें 3 दार्शनिकों का नाम आता है। पहला है जॉन लॉक, जिनकी पुस्तक है द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, पहली पुस्तक, जिसमें इन्होंने कहा, जॉन लॉक ने, कि राजा के दैवीय व निरंकुश अधिकारों का अंत होना चाहिए। इसकी पूरी तरह से खंडन किया जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में, कि राजा को
जो दैवीय अधिकार मिले हैं उसको पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया। दूसरा हमारे जो दार्शनिक थे जियोन जॉक रूसो, इनकी पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इनका कहना था जनता व उसके प्रतिनिधि के बीच में एक अनुबंध वाली सरकार होनी चाहिए। जनता और उसका जो प्रतिनिधि, हम दोनों के बीच में एक अनुबंध वाली सरकार होनी चाहिए जो जनता की मांग को रख सके, समझ सके। तीसरे हमारे जो मॉन्टेस्क्यू, तीसरे दार्शनिक थे उस समय फ्रांस में, मॉन्टेस्क्यू। इनकी पुस्तक थी स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें ये कहते थे कि संविधान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के आधार पे देश को चलना है। देश को इसी आधार पे चलाना है। इसी चीज को मानते हुए जब अमेरिका आजाद हुआ तो उसका संविधान इसी तीनों पे आधारित था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्हीं तीनों पे अमेरिका का संविधान आधारित था, जिसका लोगों ने पूर्ण समर्थन किया। अब ये जो दार्शनिक थे, इनकी बातों को लोगों ने पसंद किया, लोगों ने पसंद किया और इनकी बातों को जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके होते थे, जहां लोग बैठते थे, जैसे कॉफी हाउस हुआ या सैलून हुआ, बार्बर शॉप हुआ, वहां पे जाकर के ये लोग गोष्ठी करते थे, संगोष्ठियां करते थे, बात करते थे, डिस्कस करते थे। और ये सारे लोग अखबारों में जो पत्रिकाएं निकलते हैं उसमें इनकी बातों को, इन दार्शनिकों की बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। साथ ही जो अनपढ़ लोग थे उन्हें ये पढ़े लिखे लोग बोल बोल की ऊंची आवाज में समझाते थे, जिससे उनको भी समझ में आ जाए कि हमको क्या करना है। तो इस तरह से लोगों ने राजा के खिलाफ अपने को तैयार किया। अब क्या हुआ, इधर दूसरी तरफ, एक तरफ दार्शनिकों ने राजा के खिलाफ लोगों को तैयार करने का शुरू किया, इधर राजा सिर्फ सम्राट था, जो किंग था फ्रांस का, लुई 16वां। उसे समझ में आया कि कर में वृद्धि कर देनी चाहिए, जिससे हमारा राजकोष थोड़ा सा भर जाएगा। अच्छा, राजकोष भरने के लिए एक, जब कर में वृद्धि की जाती है तो कर में वृद्धि करने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग का निर्णय राजा लेता, सम्राट लेता है, सम्राट ही बोलता मीटिंग कब बुलानी है। इस क्रम में अंतिम मीटिंग जो बुलाई गई थी, जो अंतिम सभा हुई थी 1614 ईस्वी में, 1614 ईस्वी के बाद कर में वृद्धि के लिए ऐसी कोई सभा नहीं हुई थी। तो जब सम्राट को लगा कि हाँ ये सभा बुलाई जानी चाहिए, तो 5 मई 1789 को उसने एक सभा बुलाई। ये सभा वर्साई के एक महल में आयोजित की गई। इस सभा में तीनों जो वर्ग थे, तीनों वर्ग के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें पादरी वर्ग से 300 प्रतिनिधि, कुलीन वर्ग से 300 प्रतिनिधि और जनसाधारण वर्ग से 600 प्रतिनिधि थे, क्योंकि इनकी जनसंख्या जाती है। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे बुलाया गया तो लोगों में बहुत खुशी थी कि हाँ ये जो है राजा मीटिंग बुला रहा है, हम लोग जाएंगे, अपनी मांग रखेंगे और अपनी जो है शर्तें जो हमारी हैं, जो सरकार से डिमांड हम रखेंगे। ठीक, लोग वहां पे पहुंचे। अच्छा, इस मीटिंग में हर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। औरतें बिल्कुल नहीं जा सकती थी, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे नहीं जा सकते थे। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग के संग जो जनसाधारण वर्ग था, इसके केवल पढ़े लिखे समझदार लोग ही जा सकते थे उस मीटिंग में, उस सभा में। तो जब मीटिंग हुई, वर्साई का महल इस तरह सजाया गया था कि एक तरफ पादरी वर्ग के 300 लोग बैठे थे, दूसरी तरफ उनके सामने कुलीन वर्ग के 300 लोग बैठे थे और जो जनसाधारण के 600 लोग थे वो पीछे खड़े हुए थे। अब पीछे खड़े हुए थे, इसके बाद इन सब लोगों ने, जो जनसाधारण वर्ग लोग, ये 4000 पत्र लेके गए थे जिनमें इनकी शिकायतें थी, इनकी मांग थी। तो जो नहीं पहुंचे उनको था कि हाँ हमारा पत्र पहुंच गया है, वहां हो जाएगी हमारी बात। तो बच्चों, ये जो 4000 पत्र थे, ये 4000 पत्रों के माध्यम से शिकायत व मांगों की पूरी सूची बनाई गई थी, जिससे ये जो जनसाधारण वर्ग थे, इनके प्रतिनिधि लेकर के आए थे। अब इनके मन में था कि हाँ हमारी बात वहां हो जाएगी। अब क्या हुआ, इसमें जो कर में वृद्धि होती थी इसके लिए मतदान कराया जाता था, और पूरी सभा द्वारा मतदान कराने की बात नहीं थी, वहां नहीं होता था। इन लोगों ने विरोध किया, जनसाधारण वर्ग ने कहा कि नहीं, सारी सभा सब जो है मत देंगे, इसमें सबके मत का मूल्य एक होगा। इन लोगों ने कहा,
जो कि एक तरह से लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने बताया था। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। लोग इस मांग को लेकर के आए थे कि हाँ जो है इस पे हर कोई मत का अधिकार हर किसी को होना चाहिए। लेकिन सम्राट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसका यह नतीजा हुआ कि जनसाधारण वर्ग नाराज हो गए और वहां से मीटिंग छोड़ करके ये चले गए। अब मीटिंग छोड़ करके ये चले गए और इसके बाद ये 20 जून 1789 को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। और इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होने के बाद इन्होंने ये शपथ ली कि जब तक हम एक ऐसा संविधान जो कि सम्राट की शक्तियों को कम करता हो, ऐसा संविधान नहीं बना लेंगे, तब तक हमारी ये नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी, ये हमारी जो है असेंबली भंग नहीं होगी। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है इनका जो है इस वो जो एक आंदोलन था, इसका नेतृत्व किया मेराबियो और ओबेसिये ने। दो लोग थे जो इन्होंने इसका नेतृत्व का लीडरशिप की इनकी। मेराबियो आते थे कुलीन परिवार से आते थे, लेकिन मेराबियो का मानना था कि सामंती व्यवस्था का अंत होना चाहिए, सामंती व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। दूसरे थे हमारे आबेसिये, जो पादरी वर्ग से आते थे। और ये जो है तीसरा स्टेट्स क्या है, इस चीज पे बात करते थे और इसको पैम्पलेट्स के थ्रू, प्रचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह से लोग बिल्कुल जो है सरकार के विरोध में आना शुरू कर दिया और अपना एक नया संविधान, जिसमें सम्राट की शक्तियों को कम की जाए, ऐसा संविधान बनाने के पक्ष में थे और तैयारी शुरू कर दी। इसी समय दूसरी तरफ एक प्राकृतिक आपदा आई। प्राकृतिक आपदा क्या आई कि उस समय फ्रांस में ठंडी का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ी और पूरी फसल इनकी बर्बाद हो गई। जब फसल बर्बाद हो गई तो उस समय क्या हुआ कि कड़ाके की ठंड की वजह से फसल बर्बाद हुई, तो उस समय एक तरह से लोग परेशान हो गए। पावरोटी जो ब्रेड था उसकी कीमत तेजी से बढ़ गई और लोगों में अफवाह फैल गई कि जो हमारा एक तो फसल खराब है, दूसरा जो बचा हुआ है उसे लूटने के लिए जागीर लोग अपने लठाइतों को भेज दिए हैं, जिससे किसान नाराज हो गए और किसान कुदाल बेलसी लेकर के इन्होंने क्या किया कि धावा बोल दिया और लूटपाट कर दी। यहाँ तक कि जो सरकारी गोदाम अनाज का जो भंडार था उसको लूट लिया। दूसरी तरफ औरतें जो है, ये ब्रेड की कीमत बढ़ी तो बेकरी जो मालिक थे वो क्या कि जमाखोरी में लग गए, जमाखोरी करने लगे। औरतें लंबे मतलब घंटों तक लंबी लाइन लगा के खड़ी रहती थी ब्रेड के लिए, तो वो भी नाराज और गुस्सा होकर टूट पड़ी। उन्होंने पूरे दुकानों पे धावा बोल दिया और इस तरह से दुकानों पे लूटपाट किया। इधर गांव देहातों में किसानों ने अटैक कर दिया और इस तरह पूरे फ्रांस में एक तरह से संघर्ष शुरू हो गया। अब इस संघर्ष के बाद दूसरी तरफ सम्राट जो है क्या किया, सेना को आदेश दे दिया कि नगर में जाने के लिए। जब ये लूटपाट मच रहा है तो सम्राट ने सेना को आदेश दिया, जिससे क्या हुआ कि फिर वही ये क्रम आया कि वो 14 जो जुलाई का टाइम था वो आया इसके बाद कि बास्तील का पतन हुआ। लोगों ने जो है क्या कि बास्तील के किले का पतन किया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? अब क्या हुआ कि जब सम्राट को समझ में आ गया कि अब लोगों को दबाना आसान नहीं है, तो 4 अगस्त 1789 क्या हुआ? 4 अगस्त 1789 को एक संविधान पास हुआ। राजा ने मान लिया, सम्राट ने मान लिया कि ये संविधान जो है ठीक है, हम इसको मान लेते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ क्या था कि जब ये लोगों ने अटैक किया सब कुछ, तो उस समय बड़े बड़े जो कुलीन वर्ग के लोग थे जो वो अपनी जागीर छोड़ के भाग गए। कुछ लोग विदेशों में जाकर के भाग गए और वहां से बिल्कुल परेशान होके निकल गए। और इधर जो है राजा पर जब देखा कि इतना ज्यादा भय है और आतंक है सब कुछ, तो राजा फिर हार करके 4 अगस्त 1789 को ये इनका संविधान मान लिया और संविधान पास हुआ, जिसमें ये कहा गया कि रात को असेंबली में जो ये कहा गया कि करों, कर्तव्यों और बंधन वाली सामंती व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। और साथ ही पादरी वर्गों को जो विशेषाधिकार दिया गया था, जो विशेषाधिकार उनको दिया गया तो उसको समाप्त कर दिया जाए और चर्च के स्वामित्व वाली जो भूमि थी उसको छुड़ा लिया गया चर्च से। अब इन सब के साथ क्या हुआ कि सरकार के पास 20 लिब्रे क्या है कि वो 20 अरब लिब्रे क्या फ्रांस की मुद्रा होती है। सरकार के खजाने में इन सब के कारण 20 अरब लिब्रे की संपत्ति
इकट्ठा हो गई। और इसके बाद 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा हो गया, एक ड्राफ्ट तैयार हो गया, प्रारूप पूरा हुआ। अब 1791 में क्या हुआ कि जब प्रारूप पूरा हुआ तो हुआ कि अब संविधान बनाने के लिए निर्वाचन समिति बनाई जाएगी। निर्वाचन समिति बनाने के लिए क्या था कि मताधिकार, मत का प्रयोग किया जाता था कि कौन कौन उस समिति में होगा। अब उस समिति के लिए वहां एक बहुत बड़ी विडंबना थी कि मताधिकार हर किसी को नहीं था, केवल सक्रिय नागरिकों को था मताधिकार, निष्क्रिय नागरिकों को नहीं था। सक्रिय नागरिक भी वो थे जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो, साथ ही वह व्यक्ति जो अपनी आय का, मासिक आय का 3 दिन के बराबर का कर देता हो। बच्चों ऐसे इसको समझेंगे, जैसे किसी व्यक्ति की मासिक आय 30 रुपया है तो अपने 3 दिन की आय मतलब कितना हुआ, 3 रुपया, 3 रुपया टैक्स देता हो, कर देता हो, वही व्यक्ति और उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो तो वो सक्रिय नागरिक माना जाएगा, उसी को मत देने का अधिकार है। बाकी जो गरीब हैं, जो महिलाएं हैं, जो बिल्कुल एकदम असहाय हैं, उनको मत देने का अधिकार नहीं था। तो एक ये विडंबना थी। तो इसमें क्या हुआ कि इसके बाद फिर जो है करदाताओं की उच्चतम श्रेणी जो थी उन्हीं का होना आवश्यक था इस मताधिकार के लिए। फिर संविधान का मुख्य जो है, ये संविधान तैयार हुआ। इसके बाद इसमें क्या था, प्रारूप क्या था, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ ही हमारा संविधान तैयार हुआ। इसके बाद इसमें कहा गया, इसमें 3 बातें कही गई, एक जीवन का अधिकार, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा कानूनी बराबरी का अधिकार। इस संविधान में ये 3 बातों को रखा गया और इस नैसर्गिक और आहरणीय घोषणाएं, इसको जो है राजा को इसकी सुरक्षा करने को कहा गया कि राजा जो सम्राट है वो राजा का कर्तव्य है कि नागरिकों के इन अधिकारों की जो है वो सुरक्षा करे। तो इस तरह से संविधान तैयार हो गया, राजा मान लिया। और इसके बाद तो ये सारी घटना थी बच्चों, शुरू से लेकर के जो वर्साई की ये जो है बास्तील का पतन से लेकर के अभी तक की नेशनल असेंबली में जो माना गया, जो संविधान तैयार हुआ, यहाँ तक की। इसके बाद आगे का हम आपको अगले वीडियो में आपको आगे की कहानी पूरी, इस क्रांति के आगे अगले भाग में क्या हो ये अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।